अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है ये लाइफ की मेंटेनेंस के लिए लाजमी होते हैं। तो हमने 4 मॉलिक्यूल्स वहाँ पे पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो हम इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये इकट्ठे पाए जाते हैं, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 3 जिस कंपाउंड में पाए जाएं हम उसे कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दे देते हैं। तो अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं इसमें कार्बन का नंबर अलहदा होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही वही रेशियो होती है जो वाटर में होती है, यानी हाइड्रोजन है 2 एटम और ऑक्सीजन है 1 एटम। इसी वजह से हम इसे नाम दे देते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी यहाँ पर इसका ये फार्मूला है CnH2ON, यानी CnN जो है वो एन ही नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8। तो उसमें H2O यानी हाइड्रेट है, हाइड्रेशन है यानी पानी है, तो इसीलिए इसे नाम दे देते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। आर्सेनिक मॉलिक्यूल इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर हाइड्रेट्स, यानी ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स है। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप के अलावा COH, H, C, H और OH, यानी इसमें हर कार्बन जो है ये H2O यानी है हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। तो डेफिनेशन है आर्सेनिक मॉलिक्यूल इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर हाइड्रेटेड, यानी ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें सारे कार्बन जो हैं वो हाइड्रेटेड हैं। तो जनरल फार्मूले की बात करें तो CnH2ON है, यानी कार्बन का कोई सा भी नंबर हो सकता है। मिसाल के तौर पर इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, 1, 2, 3, तो इसका मतलब है ये C3 है। हाइड्रोजन इसके डबल हैं, तो इसमें 6 हाइड्रोजन है, 3 ये हैं, 2 ये हैं और 3 ये हैं। हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन 1, 2 और 3 है, यानी इसमें रेशो 2:1 बनती है। यानी जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रेशो है, वही रेशो जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में भी होती है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसमें हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन हाफ है, यानी जो इसकी निस्बत है हाइड्रोजन वो डबल है। तो इसलिए वहाँ यहाँ पर जो H2O है यानी वाटर ही कंसंट्रेशन में, वाटर ही रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन ये जो फार्मूला है ना CnH2ON, ये वैलिड नहीं है फॉर ऑल कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हैं एसिड लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से इस फार्मूले पे पूरा उतरते हैं, यानी अब हैं वो एसिड तेजाब हैं लेकिन फार्मूला वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला ही फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर लैक्टिक एसिड, अब ये है एसिड लेकिन इसका फार्मूला क्या करें C3H6O3, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही वही रेशियो है जो वाटर में है, यानी वाटर में हाइड्रोजन डबल होते हैं और ऑक्सीजन जो है ये डबल ही निस्बत हाफ होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 3 है, तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में है, ऑक्सीजन जो है वो डबल से कम है। लेकिन अब ये है एसिड, फार्मूला ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला फॉलो कर रहा है। सिमिलरली एसिटिक एसिड में है ये एसिड, लेकिन फार्मूला क्या करें तो C2H4O2, इसमें भी
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंसंट्रेशन वही है जो वाटर में है, और ऑक्सीजन है और कार्बन है नंबर सेम है। लेकिन अब कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला नहीं फॉलो करते। पहले तो ये था ना, है तेजाब थे, एसिड थे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला फॉलो कर रहे थे। है एसिड थे, फार्मूला फॉलो कर रहे हैं। अब हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फार्मूला नहीं फॉलो कर रहे। मिसाल के तौर पर रेमानोज है C6H12O5। अब है ये कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट वाला फार्मूला फॉलो नहीं कर रहे। इसमें वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कंसंट्रेशन है वो नहीं फॉलो हो रही, हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। सिमिलरली डीऑक्सीराइबोज ये है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही वो रेशो नहीं है जो वाटर में होती है। तो इस तरह ये फार्मूला जो है ये जनरली तो अप्लाई होता है, लेकिन ये तमाम कंपाउंड्स पे फॉलो नहीं होता। ये इसकी ये जो लिमिटेशन है समझ लें, इस फार्मूले में अभी भी नुक्स है। तो इसी फार्मूले ही पे जो है वो लिमिटेशन होने की वजह से, नुक्स होने की वजह से फिर डेफिनेशन जो बनाई कार्बोहाइड्रेट्स की वो ये थी है पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रो ऑक्सी केटोन्स। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एल्डिहाइड और केटोन, और ये पॉलीहाइड्रो ऑक्सी होते हैं। यानी इसमें हाइड्रो ऑक्सल आयन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मैनी होते हैं। या तो उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या फिर फंक्शनल ग्रुप केटोन होता है। तो एल्डिहाइड और केटोन है और इसमें पॉलीहाइड्रो ऑक्सी है, यानी ज़्यादातर कार्बन है साथ जो है वो हाइड्रो ऑक्सल है मौजूद है। अब यहाँ पर देखें ये केटोन ग्रुप में जो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है COH, लेकिन इस कार्बन है साथ भी हाइड्रोक्सल आयन मौजूद है, इस कार्बन है साथ भी हाइड्रोक्सल आयन मौजूद है। अगर ये 4 कार्बन वाला 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता तो ये हाइड्रोक्सल आयन की तादाद बढ़ती जाती। इसका मतलब है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। जब आप इसे पानी के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, पानी की मदद से तोड़ते हैं, तो ये पानी के अंदर पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट और पॉलीहाइड्रो ऑक्सी केटोन सब यूनिट देते हैं। यानी जब ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनता है। जब आप वाटर की मदद से उसे तोड़े हैं तो तोड़ है ये पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रो ऑक्सी केटोन सब यूनिट है। यानी ये पॉलीमर्स होते हैं, जब टूटते हैं तो टूटने से भी पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रो ऑक्सी केटोन सब यूनिट बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो नाउन एज शुगर्स, क्योंकि ये मीठी होती हैं टेस्ट है लिहाज से, स्वीट इन टेस्ट। इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो दूसरा नाम देते हैं ये नाम देते हैं शुगर्स है। और ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान है, एक लफ्ज़ है सैकरान। सैकरान से हमने लफ्ज़ डिराइव किया हुआ सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं सैकराइड्स। ये जो सैकराइड्स होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन जो है इसकी दर्जाबंदी है 3 में, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स का दूसरा नाम है ओलिगोसैकराइड्स। इसके बाद है पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जो होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मोनोमर होता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये सिंगल सैकराइड यूनिट होते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, इन्हें मज़ीद नहीं तोड़ा जाता, इन्हें मज़ीद नहीं आप तोड़ सकते, इन्हें मज़ीद नहीं आप हाइड्रोलाइज कर सकते। ये सिंपलेस्ट होती हैं, सादा तरीन शक्ल है। ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती हैं और स्वीटेस्ट होते हैं। मसलन ये जो ग्लूकोज होता है ये मीठा होता है,
स्वीटेस्ट होता है ये, इसके पास हाइड्रोक्सल आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपकी ज़ुबान पे जो टेस्ट बड होते हैं उन्हें साथ जाकर ये बांड बना लेते हैं, इंटरेक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है स्वीट इन टेस्ट हमें महसूस होते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे डाई बोलते हैं, डाई सैकेराइड। जब दो से ज़्यादा जुड़ जाएं तो फिर हो जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। यानी जब दो मोनोसैकेराइड जुड़े हैं तो डाइसैकेराइड, लेकिन जब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हैं तो फिर ये बन गए हैं ओलिगोसैकेराइड्स। इसका मतलब है अगर 10 मोनोसैकेराइड जुड़ है ये ओलिगोसैकेराइड्स बना रहे हैं, तो जब हम उन्हें तोड़े हैं तो उनसे यील्ड भी तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स पैदा होते हैं ना। जब उन्हें तोड़ें तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स जो है वो पैदा होते हैं। यानी इसका मतलब है ये सादा नहीं है, इन्हें हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, ये कम्प्लेक्स हैं, लेस सोलुबल हैं। जितने मॉलिक्यूल आपस में मोनोसैकेराइड जुड़ते जाए हैं ये उतने कम्प्लेक्स होते जाए हैं, उन्हें उतने ही हाइड्रोक्सल आयन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में, इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में जो है वो जुड़ जाए हैं और ये लेस सोलुबल इन वाटर हो जाए, जिसकी वजह से अब ये इन्हें पास हाइड्रोक्सल आयन की तादाद थोड़ी हो जाए, टेस्ट बड के साथ ये नहीं जुड़े हैं तो ये लेस स्वीट हो जाए हैं। इसी तरह पॉलीसैकेराइड्स मोर देन 10 सैकेराइड्स, जब 10 सैकेराइड 10 मोनोसैकेराइड से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनते हैं। ये कम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं। अब इन्हें हाइड्रोलाइज करे हैं तो 11 यूनिट तो बने हैं, क्योंकि 10 यूनिट तो ओलिगोसैकेराइड्स में आ जाते हैं। अब 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड जुड़े हैं तो फिर पॉलीसैकेराइड्स बन जाते हैं और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। अब ये इतने यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें पास फ्री हाइड्रोक्सल आयन जो है ये नहीं होते। इसका मतलब है ये टेस्ट बड के साथ भी नहीं जुड़े हैं। जब टेस्ट बड के साथ नहीं जुड़े हैं तो ये टेस्टलेस हो जाए हैं, टेस्टलेस हो जाते हैं, करैक्टरलेस हो जाते हैं, शेमलेस हो जाते हैं। तो ये जो वाटर में डाले हैं तो ये वहाँ पे शेमलेस है वाटर के साथ, उधर से पानी भी सख्त लौंडा है तो ना पानी लिफ्ट करवाता है, ना इन्हें पास हाइड्रोक्सल आयन होते हैं, ना इंटरेक्शन पैदा होती है, ना फिर ये पानी में हल होते हैं। तो अब हम ये शॉर्ट क्वेश्चन है तौर पे आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। सिमिलरली यहाँ पे पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, यानी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पूछ ली जाती हैं इन तीनों में से, या कोई सी दो में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अब मोनोसैकेराइड सिंगल सैकेराइड यूनिट है, सिंपलेस्ट है, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, स्वीटेस्ट है। असल में ये मोनोसैकेराइड जो है ये असल में यही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बाद में तो ये आपस में जुड़ है ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड डिफरेंट कंपाउंड्स दे देते हैं। अदरवाइज ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यही होते हैं और ये फार्मूला भी इन्हीं पे अप्लाई होता है, CnH2ON। इसमें मोस्टली कार्बन की तो जो तादाद होती है वो 3 to 7 होती है, यानी ये मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनमें कार्बन की लिमिट जो है वो 3 to 7 है। जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है 1, 2, 3, इसमें 3 कार्बन है। इसी तरह आप लाइन में 4 कार्बन जोड़ें तो एक ये वाला हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ये नीचे आ रहा है और ये वाला पोर्शन है नीचे आ रहा है। इसी तरह 5 से 7 3 to 7 कार्बन जो रेंज है वो मोनोसैकेराइड्स में पाई जाती है। ऑल कार्बन हैव हाइड्रोक्सल आयन एक्सेप्ट 1 कार्बन, हर कार्बन है पास हाइड्रोक्सल आयन होता है। इस कार्बन है पास देखें हाइड्रोक्सल आयन मौजूद है, इस कार्बन है पास देखें हाइड्रोक्सल आयन मौजूद है, लेकिन इस कार्बन है पास हाइड्रोक्सल आयन मौजूद नहीं है। तो मोनोसैकेराइड में हर कार्बन है पास हाइड्रोक्सल आयन होता है सिवाय एक कार्बन है और वो कार्बन होती है फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन। अब मोनोसैकेराइड्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे
है जहाँ पर जिस कंपाउंड के साथ ये वाला OH आयन जुड़ा हो वो अल्कोहल हरूप हो जाता है, फिनॉल्स वगैरह हो जाती हैं, अल्कोहल है। जिसके साथ CHO वो एल्डिहाइड हरूप है, जिसके साथ COOH जुड़ जाए वो एसिड हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ फंक्शनल हरूप हैं। इसके अलावा भी हैं एस्टर है, ईथर है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल जो दी है वो मैंने तीन फंक्शनल हरूप दी है। इसमें से ये जो एल्डिहाइड है उसमें ये होता है C⋅O, ये जो है C⋅O ये एल्डिहाइड हरूप है। ये जो ये केटोन हरूप है, ये वाला हरूप जो है और ये वाला हरूप जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड में पाया जाता है। अगर ये वाला फंक्शनल हरूप पाया जाए तो उसे हम बोलते हैं केटोन हरूप, और अगर ये वाला पाया जाए तो इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड हरूप। और जिन मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड हरूप प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं एल्डोसिस, और जिन में केटोन हरूप मौजूद हो उन्हें हम बोलते हैं कीटोसिस। अब ये जो मोनोसैकेराइड है इसमें CHO जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये एल्डिहाइड है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला जो मोनोसैकेराइड है ये असल में एल्डोसिस है, ये वाली शोहर जो है ये एल्डोसिस में आती है। लेकिन अगर इसी में हम ये C⋅O जोड़ दें हैं तो ये यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पर हाइड्रोक्सल हो जाए है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो इस तरह जो कार्बन है इससे जो 4 जो है वो टेट्रावलेंसी भी पूरी हो जाएगी। अब ये जो C⋅O है ना ये केटोन हरूप बन जाएगा। तो अब इस तरह जिस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड हरूप प्रेजेंट है वो एल्डोसिस है, और जिस मोनोसैकेराइड में केटोन हरूप मौजूद है वो कीटोसिस है। तो ट्राइओसिस 3 कार्बन वाले हम बोलते हैं, टेट्राओसिस 4 कार्बन, पेंटोसिस 5 कार्बन वाले, हेक्सोसिस 6 कार्बन और हेप्टोसिस 7 कार्बन। और आपको पता है मोनोसैकेराइड ही रेंज 3 कार्बन से 7 कार्बन है दरमियान में होती है। ट्राइओसिस 3 कार्बन वाला होता है, फार्मूला अप्लाई करें तो C3H6O3। इसमें अगर हम एल्डिहाइड हरूप प्रेजेंट होगा तो ग्लिसरैल्डिहाइड बन जाएगा, अगर केटोन हरूप मौजूद है तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाएगा। और ये दोनों कंपाउंड जो है ये इंटरमीडिएट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन है दौरान में जब हो रहा होता है तो उन सीरीज ऑफ रिएक्शन है दौरान ये वाले कंपाउंड जो ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनते हैं। इसी तरह टेट्राओसिस जो है ये 4 कार्बन है, फार्मूला अप्लाई करो C4H8O4। तो ये एल्डिहाइड हरूप प्रेजेंट है, एल्डोसिस है तो एरिथ्रोज, और अगर केटोन हरूप मौजूद है तो ये एरिथ्रोलोज है। ये भी फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया है अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके दौरान ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये पैदा होते हैं। पेंटोसिस से बात करें तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड है, फार्मूला अप्लाई करो तो C5H10O5 है। इसमें एल्डिहाइड हरूप प्रेजेंट है तो ये बने हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये जो डीऑक्सीराइबोज है ये DNA में होता है, राइबोज जो है ये RNA में होता है। लेकिन इसके हर केटोन हरूप मौजूद है तो फिर ये राइबोलोज है। राइबोलोज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है अंदर पैदा होता है। इसके बाद है हेक्सोसिस, 6 कार्बन कंपाउंड है, फार्मूला अप्लाई करो C6H12O6। अगर इसमें एल्डिहाइड हरूप मौजूद है तो ये ग्लूकोज और लैक्टोज है, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन है अंदर रेस्पिरेटरी फ्यूल है तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर इसी हेक्सोज में केटोन हरूप मौजूद है तो ये फिर फ्रुक्टोज बन जाएगा, और ये दूध है अंदर जो मिठास होती है ये उसमें पाया जाता है। हेप्टोसिस की बात करें तो ये 7 कार्बन है, फार्मूला अप्लाई करें तो C7H14O7, यानी अगर फार्मूला अप्लाई करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है
इसमें वाटर ही कंसंट्रेशन वही है जो वाटर में रेशो होती है। अगर एल्डिहाइड ध्रुव मौजूद है तो ग्लूकोहेप्टोसिस, और अगर सेटोन ध्रुव मौजूद है तो फिर ये सूडो हेप्टुलोज बनती है, और ये भी फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होते हैं। ये ज्यादातर कंपाउंड आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर ही मिले हैं।